नमस्ते बच्चों, चलते हैं आपकी क्लास कक्षा 10 की गणित की क्लास में। और चैप्टर 3 दो चर वाला रेखिक समीकरण अपन स्टार्ट कर रखे थे और दो चर वाले रेखिक समीकरण के अभी तक स्टूडेंट्स 23 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये 24वां वीडियो होगा। और अपने उन 23 पार्टों में लगातार चलते हुए बीच में अपन किसी भी सवाल को मिस या किसी भी थ्योरी प्रैक्टिकल आपको पूरा समझाया है मैंने, तो आप वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। पार्ट वाइज देखने से आपके क्लियर कंप्लीट पूरा चैप्टर आपके कंप्लीट पूरा समझ में आएगा स्टूडेंट से। और इसी के साथ स्टूडेंट से मैंने चैप्टर 3 का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके सामने आई बटन पे आ रहा है, तो आई बटन पे जाके आप इस आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे जाके प्रत्येक वीडियो को लगातार देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इस 24वें पार्ट में अपन प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 क्लियर करेंगे। इससे पहले प्रश्न नंबर 2 तक मैंने क्लियर कर दिया। इससे पीछे वाला पार्ट जो है वो छोटा वीडियो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न नंबर 2 मैंने क्लियर करवाया है। तो इस वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में स्टूडेंट से रोमन में कुल 6 प्रश्न है। रोमन में कुल कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न है जो आपके सामने आ रहे हैं। इन 6 में से लगातार चलते हुए अपन रोमन में पहला प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ही प्रश्न नंबर जो पहला है वो अपन क्लियर करते हैं। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो कक्षा 10 गणित का संपूर्ण सिलेबस करवा दिया जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 जो है, प्रश्न नंबर 3 अपन हल करते हैं। और ये 24वां पार्ट है, इससे पहले तो 23 पार्ट अपलोड हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो पहला है वो आपके सामने है। तो प्रश्न नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन को अपन समझेंगे पहले, उसके बाद में अपन उसको हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्नावली 3.3 चल रही है अपनी। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 और 3 का रोमन में पहला। तो प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है? 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कर रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दो संख्याओं का अंतर बता रखा है। तो स्टूडेंट्स जब भी अंतर की बात आएगी तो छोटी बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी और दूसरी बड़ी संख्या होगी। तो प्रश्न में अपने को एक संख्या दूसरी संख्या के लिए बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। प्रश्न में क्या कहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुणी है। तो प्रश्न में सबसे पहले तो अपने को दो संख्या x और y ले लेना अपने को। तो माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। मैंने मान लिया, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी जो संख्या है वो y है। दो चर लेने हैं अपने को, दो चर वाले रेखिक समीकरण चला रखे, इसलिए दो चर तो होंगे ना। तो दो चर में x और y वाला दो चर ले लिया, यहां से दो समीकरण अपने पास बनेंगे। माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न में क्या कहा है? देखो, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 26 है। अब प्रश्न में यह भी कहा साथ में एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। तो ध्यान से देखिए, एक संख्या जो है वो दूसरी की क्या है? 3 गुणी है। तो प्रश्न अनुसार एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। कौन सी संख्या 3 गुणी है? एक है। किससे है? दूसरी से। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से करेंगे। एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, एक संख्या 3 गुणी है, किससे? दूसरी से। तो अपन क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, मैं x बराबर y रख देता हूं पहले। तो x बराबर क्या रख दिया? y। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, मैंने रख दिए है। अब बराबर अपन बनाएंगे इसको, किस तरीके से बनाएंगे वो देख लीजिए आप। एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न आपके सामने क्या बोला है? एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। तो देखिए, एक संख्या यदि दूसरी की 3 गुणी है तो ध्यान से देखिए, एक संख्या यहां पर x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या x जो है वो दूसरी से 3 गुणी है।
कौन है 3 गुणी? x है। किससे है? y से है। दूसरी से है, अक्स 3 गुना है, कौन सी से? y से है। लेकिन y तो 3 गुना नहीं है, लेकिन जो मैंने बराबर का निशान लगाया है वैसे ही लगा दिया है, ये बराबर फिलहाल नहीं है क्योंकि ये 3 गुणी है और ये 3 गुणी नहीं है। तो मैं इसको 3 से गुना कर देता हूं ताकि दोनों आपस में कैसे हो जाए? बराबर हो जाए। एक तो समीकरण यहां से ये निकलेगा, अक्स बराबर 3y, अक्स बराबर 3y, यहां से ये समीकरण निकल जाएगा एक तो अपने पास। तो यहां से अपन हल करें इस समीकरण को, अक्स का मान 3y आ गया, समीकरण 1 हो गया। तथा अब प्रश्न में ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या करा है? एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है और बड़ी बता रखा है। कौन सी बड़ी है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब अंतर जब आएगा, अंतर की जब बात आएगी तो बड़ी में से अपन छोटी घटाएंगे। बड़ी कौन सी है? यहां पर ये देख लीजिए, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। कौन सी 3 गुणी है? एक है। किससे है? दूसरी से। एक कौन है? x है। x 3 गुना है, कौन सी से? दूसरी से। मतलब किससे? y से। तो देखिए बड़ी कौन सी होगी? यहाँ एक संख्या ही तो होगी क्योंकि ये 3 गुणी है, कौन सी से? y से। तो यदि मैं x माइनस में y करूं, मतलब x में से y घटाऊं, जो x 3 गुना है y से, x में से यदि y घटाऊं तो सामने मेरे पास 26 बचेगा। ये अपना समीकरण 2 हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण 2 मैंने निकाले। चाहे से आप स्टार्टिंग वाला जो पहला जो मैंने जो प्रश्न में जो पहली कंडीशन दे रखी थी, मैंने उसका समीकरण दूसरा समीकरण लिया है। और जो लास्ट में जो कथन दे रखा है एक संख्या दूसरे से 3 गुना है, ये मैंने पहला लिया है। जैसे आप इसको पहला बना सकते हैं, इसको दूसरा बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, एक संख्या x से 3 गुनी है, y से, y वाले को 3 गुना कर दिया ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। एक संख्या दूसरी से कितना, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो ध्यान दीजिए x में से y घटाए तो कितना आएगा? सामने 26 आएगा। अब इन दोनों समीकरणों को अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए x का मान यहाँ पर समीकरण 1 से अपन x का मान रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान निकाला हुआ है, ये यहाँ पर रख देंगे अपने पास। समीकरण 1 से x का मान अपने पास है क्या? x की जगह क्या रख दूंगा? 3y माइनस में y वैसा का वैसा, ठीक है। सामने 26 का 26, 3 में y में से y कट गएगा, 3y में से y कटेगा तो 2y बचेगा, 2y सामने 26 है। तब y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 26 में से 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी? y की वैल्यू 13 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ से आ गया अपने पास 13। कितना आ गया? y का मान 13 आ गया। ये y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, फिर 2 में रखते हैं। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख देते हैं अपन। समीकरण 1 से समीकरण 1 उतारते हैं, x बराबर में 3y, x रह गया 3 गुना y की जगह 13 हो गया। तो x का मान कितना हो गया? यहाँ से x बराबर 13 3 39 हो गया। आपके सामने दोनों सौ संख्या है वो निकल गई है। एक संख्या आपके सामने जो एक संख्या थी प्रश्न में, अतः वाली लाइन यहाँ पर लिख देते अपन। अतः एक संख्या जो किससे मानना था अपन? x को। x बराबर एक संख्या x बराबर कितनी आ गई अपने पास? 39। तथा दूसरी जो संख्या है कितनी है? y है। y बराबर कितना आ गया? 13 है। तो एक संख्या 39 आ गई और दूसरी संख्या 13 आ गई। एक संख्या कितना हो गया? 39, दूसरी संख्या 13 आ गई। क्योंकि प्रश्न में बोला था एक संख्या दूसरी से 3 गुना है। एक संख्या 39 था, दूसरा कितना निकाला है? 13 निकाला है। तो 39 जो वो 13 से 3 गुना हो गया और दोनों का अंतर कितना है? 26 है। तो देख लीजिए, यदि एक संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या कितनी आई? 39 आई, दूसरी संख्या कितनी आई? 13। इन दोनों का अंतर अपन निकालेंगे तो 26 आएगा, 26 आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये अपना प्रश्न नंबर पहला हो गया। प्रश्न नंबर तीसरे का रोमन में पहला हो गया और इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और चलते इसी के साथ रोमन में दूसरे में चलते हैं। रोमन में पहला हो गया अपना, रोमन में दूसरा सवाल अपन करेंगे इसी का। तो रोमन में दूसरा अपन करते हैं। रोमन में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्न में बोल रहा है दो संपूरक कोण। अब ये आगे क्या कर रहा है? उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें अपने को ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री? 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपने छोटी क्लासों में सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि संपूरक कोण क्या होते हैं, है ना, और एक पूरक कोण होता है। तो ये दोनों आपके क्लियर होना चाहिए। पहले पूरक कोण,
ठीक है। संपूरक कोण वो दो कोण होते हैं, ऐसे दो कोण होते हैं, संपूरक हो चाहे पूरक हो, दो कोण होते हैं ऐसे संपूरक कोण जिनका, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो दोनों कोण से कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या कौन सा संपूरक है, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, वो कौन से कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, संपूरक कोण का योगफल कितना होता है, दो ऐसे संपूरक कोण वो दो कोण होते हैं जिनका योगफल कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। जैसे मान लो कि 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। इस तरीके से ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएगा। 120 डिग्री का संपूरक कोण 30 डिग्री कहलाएगा, 30 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री कहलाएगा। 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री का लाएगा, 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री का लाएगा। बता आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, ऐसे दो संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कहा है, ऐसे दो संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। किस तरीके से दो संपूरक कोण ज्ञात करवा रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अपन मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, माना कि छोटा संपूरक कोण अपने को ज्ञात करने हैं। तो माना कि छोटा कोण x है, माना कि छोटा कोण x है, छोटा कोण अपन x मान लेंगे, बड़ा कोण जो है, बड़े कोण को अपन y ले लेंगे, तथा बड़ा कोण y डिग्री है। छोटा कोण जो है, माना कि छोटा कोण x डिग्री है और बड़ा कोण जो है वो y डिग्री है। छोटा कोण को मैंने x ले लिया और बड़ा जो कोण है उसको y डिग्री ले लिया। अपन आगे पीछे कैसे ले सकते हैं, बड़े वाले को x ले लेना, छोटे वाले को y ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आपको दिमाग में रखना है कि आपने छोटे कोण को क्या माना है, बड़े कोण को क्या माना है। तो माना कि छोटा कोण x डिग्री है तथा बड़ा कोण कितना डिग्री है, y डिग्री है। अब प्रश्न के अनुसार अपने को जैसा बता रखा है प्रश्नानुसार वैसा अपन करेंगे। सबसे पहले तो बात यह आती है कि अपन जानते हैं कि ये दो संपूरक कोण है, और मैंने पहले आपको बता दिया कि संपूरक कोई भी दो संपूरक कोण होगा उन दोनों का योगफल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो पहला ये कंडीशन पूरा कर देते हैं। अपन क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार दो कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा, x डिग्री प्लस में y डिग्री बराबर में कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। प्रश्नानुसार दो अपन जानते हैं ये दोनों कैसे कोण है, संपूरक कोण है, और संपूरक कोण है तो इन दोनों का योगफल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि ये दोनों संपूरक और पूरक कोण है, तो संपूरक और पूरक कोण है तो इनका योगफल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। x प्लस y बराबर, यहाँ पर डिग्री नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समीकरण हो गए और वहां पर डिग्री अपन लगा दें, नीचे डिग्री अपन लगा देंगे। तो पहला समीकरण अपना बन गया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तथा दूसरा समीकरण अपन बनाएंगे, दूसरा समीकरण प्रश्न की कंडीशन के अनुसार बनाएंगे। प्रश्न में अपने को कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है वो प्रश्न में अपन देख लेंगे। क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो बड़ा कोण यहाँ पर कौन है, y है, छोटा कोण यहाँ पर कौन है, x है। तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो बड़ा कोण y है, छोटा कोण x है, तो y माइनस में x बराबर में 18 डिग्री, y माइनस x बराबर कितना डिग्री, 18 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री हो गया। y में से अपन x माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। कैसा, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक, 18 डिग्री। तो बड़ा कोण y हो गया, छोटा कोण कितना हो गया, x। तो बड़ा y में से छोटा x से घटाएंगे तो आपके सामने 18 डिग्री आ जाएगा। बड़ा कोण प्रश्न में कहा गया था अपने को कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण मैंने यहाँ पर y लिया है, छोटा कोण कौन सा लिया, x। तो y में से x घटेगा। यदि मैं बड़ा को x ले लेता और छोटा को y ले लेता तो x में से y घट के सामने 18 आता, लेकिन यहाँ पर y में से x घट के सामने 18 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा हल कर देंगे अपन, हल करके या हल कर देंगे या ऐसा कैसा भी अपन रख सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये समीकरण 1 हो गया, ये वाला समीकरण 2 हो गया। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये बात अपने को प्रश्न में नहीं बता रखी, अपने को यहाँ पर अपने को खुद ये चीज जानते हैं। अपन छोटी क्लासों में अपन पढ़े थे कि संपूरक कोण वो दो कोण होते हैं जिनका योगफल कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। तो ध्यान दीजिए, दो कोण में x और y लिया, इन दोनों का योग जो है वो
180 सामने रख दिया। कैसे रख दिया स्टूडेंट्स? क्योंकि अपन जानते हैं कि समपूरक कोण वो दो कोण होते हैं जिनका योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस में y बराबर 180 डिग्री। और ध्यान दीजिए बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण y में से छोटा कोण x से घटा दिया मैंने, सामने कितना डिग्री हो गया, 18 डिग्री अपन लगा दिए। तो इस तरीके से ये जो समीकरण 2 वाला जो कंडीशन है वो तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, लेकिन ये वाला कंडीशन अपने को क्वेश्चन में नहीं है। ये अपने को पता होना चाहिए कि कोई भी दो संपूरक कोण है उन दोनों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने की वजह से ये पहला समीकरण बना है, लेकिन दूसरा जो समीकरण है वो तो अपन प्रश्न में से देख के बनाए है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन प्रतिस्थापन विधि से अपन इसको करना है, तो किस तरीके से करेंगे? समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 अपन ले लेंगे। ध्यान दीजिए क्या है समीकरण 1, x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे और वो x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे हर बार की तरह। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 180 डिग्री माइनस में y, ये x का मान आ गया, इसको समीकरण अपन 3 लगा देंगे। समीकरण 1 से x का मान निकाला है मैंने, समीकरण 1 से x का मान कैसे निकाला? y आगे गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। समीकरण 1 से x का मान निकाला है, इस मान को अपन समीकरण 2 में रखेंगे। ध्यान दीजिए समीकरण 1 से यदि आप x का मान निकाल रहे हो तो उसको समीकरण कौन से में रखना है? 2 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 2 अपन ले लेते हैं। कौन सा समीकरण ले लेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपन ले लेंगे। समीकरण 2 आपके सामने है, y माइनस में x बराबर में 18। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? y माइनस x बराबर में 18। अब इसमें मान अपन रख देंगे, किसकी जगह रखेंगे जी? x की जगह रखेंगे। किसका मान? x का मान किसके पदों में दे रखा है? y के पदों में अपन निकाले हैं जो, तो y वैसा का वैसा माइनस वैसा का वैसा। x की जगह x का मान समीकरण 3 से रख देंगे। x का मान कितना है? x की जगह रख देंगे, क्या है रखेंगे? देखो x की जगह रखेंगे 180 डिग्री माइनस में y। क्या रख दिया मैंने? x की जगह 180 डिग्री माइनस में y, x की जगह रखा है, y वैसा का वैसा माइनस वैसा का वैसा आ गया, और x की जगह 180 डिग्री माइनस y कहाँ से? समीकरण 3 से, और सामने 18 का 18 हो गया। और यहाँ जो लगाएंगे, यहाँ समीकरण कौन से लगाई है? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यहाँ लगा दिए। अब इसके बाद में इसको हल करके यहाँ से y का मान अपने पास निकाल लेंगे अपन। कैसे निकलेगा? y माइनस 180 डिग्री। ठीक है, y माइनस 180 डिग्री। अब देखिए माइनस y, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो आपके सामने y जो है वो प्लस का बन जाएगा। सामने 18 डिग्री है, डिग्री चलेगा, ये वाला डिग्री चलेगा। अक्सर y के नहीं लगा सकते तो इनके तो लगाएंगे ना। हो गया। अब यहाँ से अपन हल करेंगे, y कितना y हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे दोनों, y 2y हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। 18 डिग्री वैसा का वैसा, प्लस में 180 डिग्री माइनस का उतर गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री किसका हो जाएगा? आपके सामने प्लस का 180 डिग्री हो जाएगा। 18 डिग्री प्लस में 180 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो आपके सामने y बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 एक 9, 198 डिग्री हो जाएगा। 198 में किसका भाग लग जाएगा? 2 का भाग अपना लग जाएगा इसमें। इसको हल कर देंगे, 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा। आपके सामने y का मान आ जाएगा 99 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया? इसके बाद में आप यहाँ से देखोगे y का मान अपने पास 99 डिग्री आ चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर में 99 डिग्री हो गया y का मान। अब ये y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। वहां से अपना x का मान आ जाएगा, जो कि अपन कौन सा मानना है? छोटा कोण माना है। ठीक है, तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। मैं लगा देता हूँ यहाँ समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 2 से भी अपन लगा सकते हैं। 2 से भी सेम ही आएगा, x प्लस में y बराबर में आए 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से x का x हो गया, y की जगह 99 डिग्री लगा देंगे, सामने 180 डिग्री हो जाएगा। x की y की जगह 99 हो गया। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 180 डिग्री में से 99 डिग्री क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो x का मान आपके सामने कितना आ जाएगा? देखिए 99 डिग्री यहाँ से आया था, माइनस कर देंगे अपन, 10 में से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 9 घटा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 7 हो गया तो 17 में से 9 जाएगा तो 8। ये आपके सामने 81 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया? 81 डिग्री आ गया। तब ये लाइन अपन लिख देते हैं। क्वेश्चन में जिस तरीके से माना था उस तरीके से ध्यान दो। आप माना कि छोटा कोण को अपन x माने थे, तो अतः छोटा जो कोण है वो x का मान होगा। छोटा कोण कोष्टक में x बराबर में कितना डिग्री हो गया? 81 डिग्री। कितना डिग्री आ गया स्टूडेंट्स? 81 डिग्री। तथा जो बड़ा कोण है
जो बड़ा कोण है कोष्टक में y बराबर में कितना डिग्री हो जाएगा, 99 डिग्री है। छोटा कोण है x बराबर में 81 डिग्री, बड़ा कोण y बराबर कितना डिग्री हो गया, 99 डिग्री हो गया। यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। छोटा कोण x बराबर 81 डिग्री, बड़ा कोण y बराबर 99 डिग्री हो गया। ठीक है, ये अपना छोटा कोण है और बड़ा कोण आ गया। अब देखिए यदि अपन इन दोनों के अपन जांच करना चाहिए तो ये दोनों सही होंगे। किस तरीके से जांच करेंगे, दो कंडीशन प्रश्न में होगी। ध्यान दीजिए, ये रहे दोनों समीकरण। कैसे, प्रश्न में ऐसे बोला था ये दोनों समपूरक कोण है, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। देख लेते हैं, इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 हो जाना चाहिए। 81 91, पहला कोण तो जो है 81 है, 81 और 99, इन दोनों का जोड़ जो है 180 बन जाना चाहिए। देखिए जोड़ते हैं, 10 हो गया, 8 9 17 1 18, 180 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये संपूरक है, संपूरक कोण। और ऐसे दो कोण होने चाहिए, जो छोटा कोण है वो बड़े कोण से 18 डिग्री कम है, या फिर यूं बोलूं प्रश्न के अनुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़े कोण में से यदि छोटा कोण में माइनस कर दूंगा, अर्थात y के मान में से x का मान माइनस कर दूंगा, तो सामने 18 ही आना चाहिए। y का मान कितना है स्टूडेंट्स, 99। 99 में से 81 माइनस कर दूंगा, 8 1 18 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये दो ऐसे दो कोण है जिनका योगफल 180 डिग्री आ रहा है और जिनका अंतर जो है वो 18 डिग्री आ रहा है। 180 क्यों, क्योंकि दोनों संपूरक है, और संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योगफल 180 डिग्री आ जाना चाहिए। तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है। और ये ऐसे दो कोण है जिनमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। प्रश्न के मुताबिक हो जाए, प्रश्न के अनुसार। इसका मतलब अपना जो सोल्यूशन, अपना जो आंसर है, छोटा जो कोण जो बड़ा कोण अपन जो निकाले वो राइट है अपने। तो इसको अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। एक बात स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं, जहां पर भी आपके वीडियो समझ में नहीं आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, बैक ले जाइए और पीछे से वापस देखिए रिटर्न, क्योंकि मेरे जो बोलने का जो कंट्रोल है वो आपके सामने है, आपके पास है कंट्रोल। आप मेरे को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, मैं बोलना बंद हो जाऊंगा, वीडियो को पीछे ले जाइए और वापस आपको वहां से देखिए, आपके तुरंत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये रोमन में आपका दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरे के रोमन में दूसरा हो गया। चलते हैं रोमन में तीसरे में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है, तो ध्यान से देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदे। 7 बल्ले और 3 गेंद 3,800 रुपए में खरीदे। आगे क्या कर रहा है देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपए में खरीदे। ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1,750 रुपए में उसने खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात अपने को करना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न में देखो अपन ऐसे मान लेते हैं कि मान लो एक जो बल्ला है वो, एक बार इसको अपन रफली समझते हैं एक बार थोड़ा सा, जिससे आपके समझ आ जाए। एक बल्ला मान लो x रुपए का आ रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। एक बल्ला मान लो x रुपए का आ रहा है, ठीक है। एक गेंद अपन मान लेते हैं y रुपए की आ रही है, ठीक है। एक बल्ला x रुपए का आ रहा है, एक गेंद y रुपए की आ रही है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 7 तो बल्ले और 3 गेंदे, ये कुल मिलाकर दोनों 3800 रुपए के आ रही है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 7 बल्ले प्लस में 3 गेंदे ये दोनों मिलाकर 3800 रुपए के आते हैं। 7 बल्ले 3 गेंदे 3800 रुपए के आ रहे हैं, ठीक है। 7 बल्ले 3 गेंदे 3800 रुपए के आ रहे हैं, ठीक है। 7 बल्ले और जो 3 गेंदे वो कितने रुपए के आ रहे हैं, 3800 रुपए के आ रहे हैं। और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरी जो कंडीशन है वो 3 बल्ले और 5 गेंदे है। दूसरी जो कंडीशन है वो 3 बल्ले, यहां पे लिख देता हूं, 3 बल्ले प्लस में 5 गेंदे है। 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने रुपए की आ रही है, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए की आ रही है। कितने रुपए की आ रही है, 1750 रुपए की आ रही है। अब ध्यान से चीजों को समझिए, यहां से अपने समीकरण बनाना समझेंगे। एक बार समीकरण बन गया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए आप। एक बल्ला कितने रुपए का आता है, x रुपए का आता है।
7 बल्ले कितने रुपए के आएंगे, एक बल्ला जब x रुपए का आता है तो 7 बल्ले कितने रुपए के आएंगे, 7x रुपए के आएंगे। कैसे, फिर मैं समझाता हूं। देखो मैं ऐसे बोल दूं, जैसे मान लो सपोज डेटा अपन मान लेते हैं एक बल्ला 100 रुपए का आ रहा है, मान लेते हैं एक बल्ला कितने रुपए का आ रहा है, 100 रुपए का आ रहा है। तो बताओ यहां से मैं निकालना चाहूं तो 7 बल्ला कितने रुपए के आएंगे, 7 जो बल्ले हैं वो कितने रुपए के आएंगे, 100 गुना 7 मतलब कितने रुपए हो गए, 700 रुपए हो गए ना। कैसे निकाला, एक बल्ला जब 100 रुपए का आ रहा है तो 7 बल्ले कितने के आ रहे हैं, 7 गुना 100 700 रुपए के हो गए ना। मैंने गुना किया ना किसको, 100 को गुना किससे किया, मैंने 7 से गुना किया ना मैंने। 100 क्या है यहाँ पर, एक बल्ले का मूल्य, मेरे पास एक बल्ले का मूल्य कौन है, x है। 7 क्या है यहाँ, बल्लों की संख्या। तो मैं एक बल्ले के मूल्य को यदि बल्लों की संख्या से गुना कर दूं, एक बल्ले के मूल्य को यदि बल्लों की संख्या से गुना कर दूं तो मेरे पास उतने बल्लों का क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक बल्ला x रुपए का आ रहा है, एक बल्ला कितने रुपए का आ रहा है, x रुपए का आ रहा है। तो 7 बल्ले कितने रुपए के आएंगे स्टूडेंट से, 7x रुपए के आएंगे। एक बल्ला जब x रुपए के आ रहा है तो 7 बल्ला कितने रुपए के आएंगे, एक बल्ला 100 रुपए का आ रहा है तो 7 बल्ला 100 को 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। एक बल्ला x रुपए का आ रहा है, अब मैं यहाँ पर 100 की जगह x लिख दूं तो यहाँ पर भी अपन x लिखेंगे ना, तो x को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है मैंने 7 बल्ले का मूल्य 7x। इसी तरीके से एक गेंद y रुपए की आती है तो 3 गेंद कितने रुपए की होगी, 3 को y से गुना कर देंगे तो आपके सामने 3y हो जाएगा। 7 बल्ले का मूल्य 7x है, 3 गेंदे का मूल्य 3y है। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, दोनों रुपए को अपन ऐड करेंगे तो 7 बल्ले और 3 गेंदों का कुल मूल्य परसेंट में दे रखा है 3800 दे रखा है। इधर आइए, 3 बल्ले, एक बल्ला कितने रुपए का आ रहा है, x रुपए का आ रहा है। 3 बल्ले कितने रुपए के आ जाएंगे, 3x रुपए के आ जाएंगे। 3 को x से गुना कर देंगे, 3x रुपए के हो गए। और एक गेंद कितने रुपए की आ रही है जी, y रुपए की आ रही है। गेंद कितनी खरीद रहे हैं, 5, तो 5 को y से गुना कर देंगे, 5y सामने 1750 रुपए परसेंट में दे रखा है कि भाई 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितना रुपए है, 1750 रुपए, ठीक है। तो अपने को पर्सन वाला क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो अपन इसी तरीके से अपन मान लेंगे कि भाई माना कि एक बल्ले का जो मूल्य है, माना कि एक बल्ले का मूल्य है वो x रुपए है। माना कि एक बल्ले का जो मूल्य है, मैंने मान लिया x रुपए है। माना कि भाई एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया मैंने, x रुपए मान लिया। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। मैंने रफली समझा लिया आपको, एक गेंद का मूल्य कितना रुपए हो गया, y रुपए हो गया, ठीक है। एक गेंद का मूल्य y रुपए हो गया। अब पर्सन अनुसार अपन कंडीशन लेंगे, पर्सन अनुसार कितने बल्ले कितने गेंद है, पर्सन के अनुसार यहां पर लिख दूंगा मैं पर्सन अनुसार, ठीक है स्टूडेंट्स। पर्सन अनुसार बल्ले कितने हैं, 7x प्लस 3y बराबर में 3800। क्योंकि एक बल्ला जब x रुपए का आता है तो 7 बल्ले कितने रुपए के हो गए, 7x के हो गया। एक बल्ला y रुपए का आता है तो 3 बल्ले कितने रुपए के हो गए, 3y के हो गए। सामने 3800 हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला समीकरण आपके सामने बनकर तैयार हो गया। दूसरा समीकरण अपन बनाते हैं, 3 बल्ले 3x रुपए हो गए, 5 गेंद 5y बराबर में 1750 हो गया। समीकरण आपके सामने 2 बन गया, ठीक है। पहला समीकरण बन गया 7x प्लस में 6y प्लस 7x प्लस में जो है 7x प्लस में 6 गेंदे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 गेंद है। यहाँ पर कितनी गेंद है, 6 गेंदे हैं, 3 गेंदे नहीं है। यहाँ पर पर्सन में आपके सामने है 6 गेंदे है। मेरे से यहाँ पर दिखाई नहीं दिया मेरे को थोड़ा, तो 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो यहाँ पर 6 गेंद है। यहाँ पर कितना आएगा, 6, 7 बल्ले और 6 गेंद। तो स्टूडेंट्स 3 गेंद की जगह यहाँ पर 6 आ जाएगा तो 6y हो जाएगा, बाकी तो सब सेम ही है ना। तो समीकरण अपना पहला समीकरण बन गया 7x प्लस में
पहला समीकरण अपना बन गया 7x प्लस में 6y बराबर 3800 बन गया। ठीक है, दूसरा समीकरण अपने पास बन चुका है 3x प्लस में 5y बराबर में 1750 बन चुका है। ये आपके सामने दो समीकरण बन गए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप आगे इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ग्राफ द्वारा ऐसे प्रश्न अपन करे थे पीछे, ग्राफ द्वारा क्वेश्चन करके आए अपन। ग्राफ में दोनों रेखाएं ऐसे टाइम पे क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी में जो बिंदु x का मान आता है वो अपना x का मान एक बल्ले का मूल्य होगा, और जो y का मान आएगा वो एक गेंद का मूल्य होगा। ऐसा गेंद और बल्ले वाला क्वेश्चन अपन ग्राफ का करके आए, पीछे था क्वेश्चन वहां पर। चलो आगे देखते हैं अपन इनको हल करते हैं। सबसे पहले अपन समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं स्टूडेंट से। समीकरण 1 से ध्यान दीजिए 7x प्लस में 6y, हर बार की तरह पहला समीकरण लेते हैं। पहले समीकरण में x का मान निकालते हैं, और जो x का मान आएगा वो समीकरण कौन से में रखेंगे, 2 में रखेंगे। पहला समीकरण हो गया 7x प्लस में 6y बराबर में 3800 हो गया। अब इस यहां से अपन x का मान निकालते हैं। जिस तरीके से अपन ग्राफ में x का मान निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, सेम ऐसे निकालेंगे। तो यहां से अपन x का मान स्टूडेंट्स निकालेंगे। x बराबर 3800 माइनस में 6y बट्टा में कौन जाएगा, 7 चला जाएगा बट्टे में। देखो 3800 सेम टू सेम हो गया, 6y यहाँ प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, बट्टा में कौन गया, 3 कैसे गया, बट्टा में 3 सॉरी 7, बट्टे में कितना गया 7। 7 क्यों गया, 7 गुना में था, उधर किस में जाएगा, बट्टे में जाएगा। x का मान कितना आ गया 3800 माइनस में 6y बट्टा में 7 आ गया। x का मान अपने पास आ गया 3800 माइनस में 6y बटा में 7। ये x का मान आ गया, इसको अपन समीकरण 3 लगा देंगे। ये x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। मैंने ये x का मान समीकरण 1 से निकाला है, ये समीकरण 1 से x का मान जो निकाला है उसको समीकरण अपन किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो समीकरण में यहाँ लगा देता हूँ समीकरण 2 से, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यहाँ पर रख लेंगे। समीकरण 2 आपके सामने क्या है स्टूडेंट्स, 3x प्लस में 5y बराबर में 1750 है। 3x प्लस में 5y बराबर में 1750 है। यहाँ से हल करेंगे, 3 का 3 हो गया। अब 3800 माइनस में 6y बट्टा में कितना हो गया 7। देखो मैंने क्या कर दिया, 3 का 3 हो गया, और x की जगह x का मान रख दिया समीकरण 3 से x का मान रख दिया जो अपन समीकरण 1 से निकाला था। x 1 से निकाला हुआ मान को समीकरण इसमें रख दिया अपन। 3 का 3 हो गया, x की जगह 3800 माइनस में 6y बटा में 7 कोष्टक में आ जाएगा, प्लस का 5y वैसा का वैसा, सामने 1750 आ गया। इसको अपन हल कर लेंगे। किस तरीके से हल करेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हल किस तरीके से करेंगे। 3 जो है 3 से कटने वाला तो है नहीं, 3 को 3800 से गुणा करेंगे, 3 को 6y से गुणा करेंगे, बटे में 7 रहेगा। तो 3 को 3800 से गुणा करेंगे तो 2 0 हो गया, 3 अंटा 24, 3 अंटा 24 2 हो गया, 3 3 9 9 2, 3 3 9 2 कितना हो गया 11400 बट्टा में कितना है, इधर कौन आएगा माइनस का 36 18y, और बट्टा में कौन है, बट्टे में 7 है, बट्टे में 7 है, प्लस का 5y बराबर में 1750 हो गया, बट्टे में 1 है यहाँ पर। हल करेंगे इसको, ध्यान से देखिए 1750 सामने आ गया। हल करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पर, लस यहाँ पर ले लेंगे स्टूडेंट से, तो लस लेंगे तो लस कितना आएगा 7 आ जाएगा, सामने 1750। हल करेंगे, लस 7 हो गया तो ध्यान दीजिए 7 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 हो गया, 1 आएगा, 1 को इनसे गुणा करेंगे तो सेम आएगा, तो कितना आएगा 11400 माइनस में 18y प्लस में, अब यहाँ 7 में 1 का भाग देंगे, 7 में 1 का भाग देंगे 7 आएगा, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजो 35y, कैसे हो गया 7 पंजो 35y। अब इसको आगे अपन हल करेंगे, 7 पंजो 35y आगे अपन हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से अपन हल करेंगे। देखो यहाँ पर माइनस के 18y प्लस में 35y, प्लस के 35y में से 18y माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए 11400 इनमें मत जोड़ देना, 11400 अचर पद है और ये दोनों चर पद है, y वाले में ही जुड़ते हैं या फिर घटते हैं। 35y में से 18y घट जाएगा, प्लस के 35 में से 18 घटेगा तो आपके सामने प्लस के 17y बचेगा, प्लस के कितना बचेगा 17y बचेगा, 17 18 35 हो जाते हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे अपन प्लस के, अब देखिए 17
1750 को गुणा अपने 7 से कर देंगे। कैसे? ये 7 यहाँ पर किस में है जी? भाग में। उधर किस में जाएगा? गुणा में। 1750 किससे गुणा होगा? 7 से। माइनस में कौन चला जाएगा? 11400। इधर ही 11400 प्लस का है तो उधर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। हल आगे एक लाइन और हल आगे अपन इसमें से एक लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 17y, एक लाइन दिखाई देगी आपको 17y। इनमें से अपन इनको 7 से गुणा कर देते हैं। 0 हो गया, 7 पंजो 35, असल की 3 होगी। 7 7 49, 49 50 51 52 हो गया। असल की कितना हो गया? 52 यहाँ पर आ जाएगा। असल कितना हो गया? 52, असल 5 होगी और 7 7 5 12, 12250 माइनस में 11400। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 17y सेम वैसा वैसा आ जाएगा। 17y बराबर में 12250 में से 11400 अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिए 50 के 50 हो जाएगा, 50 वैसा का वैसा रहेगा। कैसे? दिमाग लगाने की कोशिश करना। 0 0 हो गया। 5 में से 0 घटेगा 5 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, सेम इतना आएगा। तो यहाँ से y का मान अपन निकालेंगे तो 850 बट्टे में 17, 17 पंजो 85 हो गया, 5 0। तो y का जो मान आएगा आपके सामने 50 हो गया। y का मान कितना आएगा स्टूडेंट? से 50 आ जाएगा। ये y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे इसे समीकरण अपन 2 में भी रख सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 ले लो या समीकरण 2 ले लो। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लेते हैं अपन। 7x प्लस में 6y बराबर में 3800 हो गया, 3800। यहाँ से अपन हल करेंगे 7x का 7x 6 गुणा 50 सामने 3800 हो गया। हल करेंगे 7x प्लस में इनको अपने गुणा कर देंगे, 6 पंजो 30 हो गया, 300 3800 हो गया। हल यहाँ से करेंगे 7x वैसा का वैसा 3800 माइनस में 300। तो अपने हल करेंगे तो 7x बराबर में 3500 आ गया। x का जो मान है वो 3500 में से अपन क्या कर देंगे? 3500 बट्टा में 7, 7 पंजो 35। तो x का जो मान आ गया वो आपके सामने 500 आ गया। कितना आ गया जी? 500 यहाँ से आ चुका है अपने पास। अब यहाँ से x का मान और y का मान अपन आ गया है। x जो माना वो x का मान आ गया, y जो माना वो क्या आ गया? देख लो आपके सामने ऊपर। x अपन क्या माने? बल्ले माने। तो बल्ले के एक बल्ले का मूल्य माने तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये हो गया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये हो गया। अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं यहाँ से। देखिए अतः एक बल्ले का जो मूल्य है, अतः एक बल्ले का मूल्य कोष्टक में x बराबर 500 रुपये। अतः एक बल्ले का मूल्य कोष्टक में x बराबर कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। एक बल्ले का मूल्य कोष्टक में x बराबर कितना हो गया जी? 500 रुपये हो गया। एक बल्ले का मूल्य कोष्टक में x बराबर 500 है। तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कोष्टक में y बराबर कितना हो गया? कोष्टक में y बराबर है, y का मान कितना है अपने पास? 50 रुपये। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान दीजिए एक बल्ले का जो मूल्य है वो 500 रुपये आ गया और एक गेंद का मूल्य है वो 50 रुपये आ गया। तो प्रश्न में पूछा क्या था आपने से? एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा था। एक बल्ले का जो मूल्य है वो 500 रुपये आ गया और एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये आपका रोमन में तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। प्रश्न नंबर तीसरे का रोमन में तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और एक बल्ले का मूल्य अपने पास 500 और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। अपनी नोटबुक में आंसर भी जरूर से अंकित मिला लेना। पढ़ती स्थापना विधि है, अपने को प्रश्न में समझ के पहले समीकरण बनाए मैंने। समीकरण 1 से x का मान निकाला है, समीकरण 2 में रखा है। समीकरण 2 में x का मान रखने से अपने पास x लुप्त हो गया, y आ गया, y का मान अपने पास निकल गया। ये y का मान समीकरण 1 में रखा है तो किसका मान आ गया जी? x का मान आ चुका है। ये अपना रोमन में तीसरा प्रश्न हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट से। और साथ ही स्टूडेंट से आपसे शायद समझ में आ गया होगा और कुछ उम्मीद आपसे मैं भी रखता हूँ। मेरी उम्मीद को आप पूरा क्लियर जरूर से कर देना। मेरी उम्मीद यह है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसी के साथ रोमन में अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो रोमन में चौथा स्टूडेंट्स आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसको अपन हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन चौथे में क्या दे रखा है। एक नगर
में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक नगर में, जो नगर में टैक्सियाँ चलती है उनकी बात बता रखा है, उनके भाड़े की बात चर्चा हो रही है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इस बात को समझिए, नियत भाड़ा क्या होता है स्टूडेंट्स। एक तो होता है नियत भाड़ा, क्या होता है नियत भाड़ा, ठीक है। और एक होता है उसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा, है ना। नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर प्रति किमी भाड़ा, प्रति km का भाड़ा। अब सुनो, अब यहां से इन दोनों को समझिए आप कि क्या कर रखा है। प्रश्न में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये नियत भाड़ा लिखा है, नियत भाड़ा का मतलब टैक्सी में अपन बैठ जाए, वो थोड़ी दूर चले 1 किलोमीटर भी ना चले तो भी अपने पास नियत भाड़ा तो अपने को देना ही पड़ेगा। ये नियत भाड़ा का मतलब हो गया निश्चित रुपए हो गए, निश्चित भाड़ा हो गया, इसको अपने को देना पड़ेगा। और ये जो है ये किलोमीटर के हिसाब से होगा, ये किलोमीटर के हिसाब से। जैसे मान लो कि मैं आपसे बात करता हूं, जैसे नियत जो भाड़ा है वो नियत भाड़ा आपके सामने, जैसे मान लो मैं बोल देता हूं 5 रुपए है ना। प्रति किलोमीटर का जो रुपए है वो मान लो मैं बोल देता हूं 3 रुपए है। तो हम ऐसे करूं, ऐसे पूछ रहा है 1 किलोमीटर का कितने रुपए होंगे, तो 1 किलोमीटर पे आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 3 रुपए। मैं मान रहा हूं, सपोज डेट मान लेते हैं कि नियत भाड़ा 5 रुपए है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 3 रुपए है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया बताइए जी, 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया 8, क्योंकि नियत भाड़ा 5 है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 1 किलोमीटर का 3 रुपए, तो 5 से 3 8 हो गए, ठीक है। अब 2 किलोमीटर की बात अपन करना चाहिए, तो 2 किलोमीटर 5 तो ऐड होगा, 5 तो ऐड होगा, ये तो नियत भाड़ा, ये तो देना ही पड़ेगा अपने को। और कितना किलोमीटर चल रहा है 2 किलोमीटर बोल रहा हूं मैं। 1 किलोमीटर कितने रुपए लेता है 3 रुपए लेता है, तो 2 किलोमीटर की कितने हो गए 2 गुणा 3। तो आपके सामने जो 2 किलोमीटर के जो रुपए आए वो 3 दूनी 6, 4 5 कितना हो गया 11 रुपए हो गए। तो कहने का मतलब ये नियत भाड़ा का प्रोसेस मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट से कितने भी दूरी तय करे नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित हो गया। इसके अलावा चली गई दूरी जितना किलोमीटर चलता है उसका किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा। तो नियत भाड़े का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि कितना भी दूरी चले नियत भाड़ा अपने को देना ही पड़ता है। इसके अलावा जितना किलोमीटर अपन चलते हैं उसका किलोमीटर के हिसाब से होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन में आगे देखिए, चली दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तथा इसके आगे क्या करा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। इसके साथ ही अपने से पूछा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अपने से क्या पूछा है प्रश्न में, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। तो देखिए अपन नियत भाड़ा को अपन x मान लेते हैं, कि नियत भाड़ा को क्या मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, माना कि टैक्सी का, माना कि जो टैक्सी है उस, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो अपन मान लेते हैं। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, माना कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो x रुपए है। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो x रुपए है। टैक्सी का जो नियत भाड़ा है इसको मैं इसे लिख देता हूं थोड़ा। माना कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है x रुपए। अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा अपन मानते हैं, प्रति किलोमीटर मतलब 1 किमी यात्रा, मतलब प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर हो गया। तो अपन लिख देंगे तथा 1 किमी का भाड़ा, 1 किमी का भाड़ा y रुपए है। प्रति
नियत भाड़ा जो है वो x ले लिया, 1 किमी का भाड़ा जो है वो y रुपए ले लिया, ठीक है। 1 किमी का भाड़ा y रुपए हो गया, यहाँ पे लगा दूंगा मैं एक भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, 1 किमी का भाड़ा। अब पर्सन अनुसार पहली कंडीशन क्या दे रखा है, ध्यान से देख लीजिए। पर्सन के अनुसार, पर्सन में पहली कंडीशन क्या दे रखा है, पर्सन में दे रखा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपए है, 105 रुपए है। तो देखिए 10 किमी या 10 km का जो भाड़ा है वो 105 रुपए है। तो कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ये, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। तो देखिए और क्या बता रखा है अपने को, 15 km का भाड़ा 155 रुपए, ये भी अपने को क्वेश्चन में कह रखा है। 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155 रुपए, ये भी अपने को क्वेश्चन में अगले ने कहा है। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट से, 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155। यहां से अपना समीकरण निकालेंगे, ध्यान पूर्वक समझिए। देखो मैंने आपको ये कहा है अभी एग्जाम्पल द्वारा मैंने रफली थोड़ा समझाया था आपको, उसमें मैंने ये कहा था कि नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना किलोमीटर क्यों ना चले। तो अपने को नियत भाड़ा अपने पास कितना है, x रुपए। जैसे अपने पास रफली मैंने 5 रुपए समझाया था, वहां पर मैंने x रुपए ले लिया, प्लस कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर का रुपए कितना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपए है। 1 किलोमीटर का यदि भाड़ा y रुपए है तो बताओ 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया जी, 10y हो गया। 1 किलोमीटर का यदि भाड़ा स्टूडेंट से 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y रुपए है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, 10y हो जाएगा। तो आपके सामने x रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, और कितने दूरी तय कर रहा है वो, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना, y रुपए है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10y। सामने 105, समीकरण 1 बन गया, पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण इधर बनाएंगे अपन 15 वाले से। देखिए अब पहला किलोमीटर का तो x तो देना ही देना पड़ेगा, ये तो नियत भाड़ा है, कोई से कितनी भी दूरी तय करे नियत भाड़ा तो देना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त शेष रुपए किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ते हैं, ठीक है। तो नियत भाड़ा x रुपए है, और कितना किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर का रुपए कितना है, y रुपए है। 1 किलोमीटर के y रुपए है, तो ध्यान दीजिए 15 किलोमीटर के कितना हो गया जी, 15y हो गया। सामने 155। इस तरीके से दो समीकरण बनेंगे आपके सामने, x प्लस 10y बराबर 105, दूसरा x प्लस 15y बराबर 155 हो गया। तो ध्यान दीजिए x क्या है यहाँ पर, नियत भाड़ा, मतलब ये तो कितना भी, ये किलोमीटर के हिसाब से नहीं है, कितनी भी दूरी तक करे एक बार इसको देना, मतलब इतने रुपए तो देने ही पड़ते हैं। और इतने रुपए किन में जोड़ के देते हैं अपन, जितना किलोमीटर चलते हैं उसका किलोमीटर के हिसाब से निकाल कर। कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर के कितने रुपए, y रुपए, तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए, 10y। 10y को किस में जोड़ना है, नियत भाड़े में। फिर अगला कितना रुपए लेता है, 105 रुपए, ठीक है। तो यहां से पहला कंडीशन क्या बन गया अपने पास, पहला समीकरण क्या बन गया, x प्लस में 10y बराबर में 105, समीकरण 1, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या बन गया, तथा लगा के x प्लस में 15y बराबर में 155, समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से अपन हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से अपन हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोनों समीकरणों को हम किस तरीके से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को अपन हल करेंगे। तो देखिए आगे कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में अपन कैसे करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं, 1 से x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण कौन से में रख देते हैं, 2 में अपन रख देते हैं। तो समीकरण 1 ले लेंगे, हर बार की तरह समीकरण 1 ले लेंगे, समीकरण 1 से 1 ले लेंगे, x प्लस में 10y बराबर में 105 हो गया। x का मान निकालेंगे, 105 माइनस में 10y, समीकरण 3 बन गया। देख लीजिए मैंने क्या किया है, x का मान निकाला, 105 माइनस में 10y उधर गया तो किसका हो गया जी, माइनस का हो गया ना। तो समीकरण 1 से x का मान निकाला है, समीकरण 3 निकल गया। ये मान समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। और यदि 2 से निकालते तो 1 में रखते हैं। ये हर बार मैं बताता हूँ आपको कौन सी विधि चल रही है, बीजगणितीय विधि का प्रतिस्थापन विधि चल रहा हुआ है। 2 विधि शेष बच रही है, विलोपन और वज्र गुणन विधि शेष रह रही है, अभी आगे एक्सरसाइजों में चलेंगी। तो अपन यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, क्योंकि समीकरण 1 से तो निकाले है। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो ध्यान दीजिए समीकरण 2 उतार लेता हूं मैं, x प्लस में 15y बराबर में 155,
यहां से अपन x का मान रख देते हैं समीकरण 3 से। कितना है जी 105 माइनस में 10y प्लस में 15y बराबर में 155। क्या किया मैंने, x की जगह 105 माइनस में 10y, x की जगह कितना किया जी 105 माइनस में 10y, x की जगह मैंने रख दिया 105 माइनस में 10y प्लस में 15y बराबर में 155 हो गया। हल करेंगे इसको तो ध्यान दीजिए, माइनस का 10y प्लस का 15y बाकी हो जाएगा, कितना y बचेगा, ये 5y बचेगा। 155 का 155 वैसा का वैसा, 105 उधर जाएगा, माइनस का 105। हल करेंगे तो y का मान यहाँ से आ जाएगा अपने पास। देखिए कितना, 155 में से 105 घटेगा तो 50 बचेगा, 50 में 5 का भाग लगेगा, तो बताओ कितना आ जाएगा जी, y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 10 आ गया। ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे, वहां से किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हर बार कितना है समीकरण 1 से, ठीक है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 अपन रख लेंगे यहाँ पर। समीकरण 1 कितना है, देखिए समीकरण 1 उतारते हैं, x प्लस में 10y बराबर में 105। ये समीकरण 1 अपन ऐड कर लिए। समीकरण 1 में y का मान अपन रख देते हैं जो अपने पास आया है। कैसे रखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे जी, y का मान रख देंगे, x वैसा का वैसा आ जाएगा, x प्लस 10y 10 गुना 10 सामने 105 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस में 100 बराबर में 105 हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 105 माइनस में 100 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा जी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना हो गया जी 5 आ गया। x का मान कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, x का मान कितना आ गया अपने पास 5 रुपए आ गए। अब यहाँ से अपन लिख देंगे अतः टैक्सी का जो नियत भाड़ा कोष्टक में x से, टैक्सी का जो नियत, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, टैक्सी का जो नियत भाड़ा कोष्टक में x बराबर 5 रुपए तथा 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर लिख सकता हूँ, प्रति किमी का भाड़ा, प्रति किमी का भाड़ा कोष्टक में y रुपए, y कितना आ गया, y का मान अपने पास 10 आ गया। तो प्रति किमी का भाड़ा कितना आ गया 10 रुपए आ गया। ये यहाँ पर अपना आंसर आ गया। तो मैंने क्या लिखा, मान अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, अतः जो टैक्सी का जो नियत भाड़ा x बराबर 5 हो गया तथा प्रति किमी का भाड़ा कोष्टक में y बराबर 10 रुपए हो गया। तो नियत भाड़ा है वो तो 5 रुपए आ गया, प्रति किमी का भाड़ा 10 रुपए आ गया। ये अपना रोमन में चौथा प्रश्न हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, रोमन में ये चौथा प्रश्न हो गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान पूर्वक समझिए आप इन चीज़ों को। देखो ये नियत भाड़ा यहाँ पर आप समझो आ जाएगा आपके। देखिए x का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 10। x का मान था नियत भाड़ा कितने रुपए आए, x का मान कितना आया 5, नियत भाड़ा 5 रुपए आया, प्रति 1 किमी का भाड़ा कितना आया 10 रुपए आया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अपन समझते हैं चीज़ों को, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन समझते हैं। देखो कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए, देखो नियत भाड़ा अपने x का नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा अपने पास 5 रुपए आया, प्रति किमी का भाड़ा कितना आया, प्रति किमी का भाड़ा 10 रुपए आया। अपने को देखो स्टार्टिंग में कितना किलोमीटर जा रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के कितने रुपए 105 रुपए। तो 10 किलोमीटर के यदि अपने 10 किलोमीटर के रुपए निकालना चाहिए, इसका वो आगे और पूछा अपने से क्वेश्चन में, वो और अपन बताएंगे। 1 मिनट यहाँ से समझा दे आपको। 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो देखिए कितना आएगा, आपको 5 रुपए तो देने ही देने हैं, 5 रुपए तो देने ही देने हैं, तो नियत भाड़ा है ना इसलिए। और ये बताइए कितना किलोमीटर चल रहा है, वो 10 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर के कितने रुपए है y रुपए, y का मान कितना आया 1 किलोमीटर के 10 रुपए है, और कितना किलोमीटर चल रहा है 10 ही चल रहा है। तो 10 किलोमीटर के कितना हो गया 10 गुना 10 कितना रुपए हो गया जी 5 प्लस में 100, बताओ कितना रुपए हो गया 105 रुपए हो गए ना, कितना हो गया 105 हो गया। तो आपके सामने जो 10 किलोमीटर का जो भाड़ा आ रहा है वो आपके सामने 105 ही तो 105 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट से, नियत भाड़ा कितना रुपए लिया 5 रुपए, 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर यदि चले तो कितना रुपए देता है 10 रुपए। कितना किलोमीटर चला है उसने 10 किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर के 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए हो गए जी 100 रुपए हो गए ना। 100 और 5 कितना हुआ 105 रुपए। बोलो 10 किलोमीटर के 105 रुपए तो आए, ठीक है। अब अपन निकालते हैं 15 किलोमीटर के निकालते हैं,
15 किलोमीटर की देखते हैं कितना आएगा। 1 किलोमीटर का कितना रुपए आ रहा है जी, 5 किलोमीटर आ रहा है। सॉरी, नियत भाड़ा कितना आ रहा है, 5 रुपए आ रहा है। और 1 किलोमीटर चलता है तो कितने रुपए लेता है, 10 रुपए लेता है। कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 155 रुपए अपने पास आना चाहिए, आएंगे देखना। 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर दूरी तय करिए तो 10 रुपए लेता है। 15 किलोमीटर करें तो 15 को गुणा कर देंगे 10 से, तो 5 प्लस में 150, कितना रुपए हो गए जी, 155 रुपए हो गए। कितने हो गए, 155 रुपए हो गए ना, ठीक है। तो आपके सामने नियत भाड़ा है, कितना भी किलोमीटर चले नियत भाड़ा तो अगले को देना ही पड़ता है। आंसर यहीं पे नहीं आया, आगे और पूछा आपने। आगे क्या पूछा है वो मैं बता देता हूँ, प्रश्न में देखिए। आगे अपने से पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देख 25 किलोमीटर यात्रा के भाड़ा निकालते अपन। 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, अतः 25 km यात्रा का भाड़ा, 25 km यात्रा का भाड़ा। 25 किलोमीटर यात्रा का क्या निकालते हैं, भाड़ा निकालते हैं अपन। 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना होगा, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट से। 1 किलो नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपए। 5 तो देना ही देना पड़ेगा, 5 तो देना ही पड़ेगा ना अगले को, 5 रुपए तो देना ही पड़ेंगे। या समीकरण अपन बनाना चाहिए तो समीकरण बनेगा इसका x प्लस में 25y। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। अक्स नियत भाड़ा है, ये तो देना ही पड़ेगा। और 25y, 1 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है जी, y रुपए ले रहा है। 25 किलोमीटर के कितने होंगे, 25y होगा। हल कर देते हैं, x का मान 5 आया, 25 को गुणा कर देंगे 10 से। 25 को 10 से गुणा क्यों कर दिया, x का मान 5 कैसे आया, नियत भाड़ा 5 रुपए। 1 किलोमीटर के कितने रुपए हो गए, 10 रुपए। 25 किलोमीटर के कितने हो गए, 25 को 10 से गुणा कर दिया, y का मान 5 प्लस में 250, तो आपके सामने ये 255 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए जी, 255 रुपए आ चुके हैं। तो बताओ 25 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति दूरी तय करता है तो उसके बताओ टैक्सी का किराया कितना रुपए देगा, वो 255 किलोमीटर देगा। कितना रुपए देगा, 255 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर यात्रा का टैक्सी का भाड़ा 255 रुपए हो जाते हैं, 255 रुपए हो जाते हैं। यही अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर में अपने को दो बातें, दो कंडीशन पूछा था। क्या क्या पूछा था, एक तो नियत भाड़ा 5 रुपए x का मान, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए, और क्या पूछा, यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा की दूरी तय करता है तो भाड़ा कितना हो गया। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा कितना हो गया, 250। तो 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर के 5 रुपए एक्स्ट्रा उसको देने पड़ते हैं, तो 255 रुपए वो व्यक्ति देगा उस टैक्सी वाले को। तो ये अपना रोमन में चौथा हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट से। रोमन में ये चौथा प्रश्न आपका हो गया है। अब इसी के साथ स्टूडेंट से अपनी एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर तीसरा चल रहा था। तीसरे का रोमन में 1 से लेकर रोमन में 4 तक मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। 1 से लेकर 4 तक मैंने क्लियर करवा दिए। 2 क्वेश्चन शेष रहे, रोमन में 5वां और रोमन में 6ठा। 2 क्वेश्चन शेष है, रोमन में 5वां और रोमन में 6ठा। इन दोनों क्वेश्चनों को अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। इन प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर जो तीसरा मैंने करवाया है, इसमें प्रश्न नंबर तीसरे का रोमन में पहले से लेकर रोमन में 4 तक मैंने क्लियर करवा दिया है। 5वां और 6ठा बचा है जो आपको मैं आपको अगले वाले वीडियो में कराऊंगा। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट से। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक की जरूर से कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।